हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एनसीईआरटी क्लासेस। आज का क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th मॉडल क्वेश्चन पेपर को करेंगे। तो आइए सबसे पहले सेट 1 के सारे क्वेश्चन को एक एक करके समझेंगे, फिर हम लोग उसको हल करेंगे। इस तरीके से 5 सेट का क्वेश्चन होगा। यदि एक सेट क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझकर बना लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। बेटर है कि आप सारे सेट यानी कि 5 सेट का जो क्वेश्चन होगा, पांचों सेट के क्वेश्चन को आप बना लेंगे ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आइए हम लोग प्रश्नों को हल करने का स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ निर्देश है। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है, प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के एक अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा क्वेश्चन आप लोग कर देंगे। आई होप, मुझे लगता है कि अगर इस सेट को अच्छी तरीके से अगर समझ कर बना लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम से नहीं छूटने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। 120 2 से कटाएंगे, 2 से 12, 60 बार में कटेगा। फिर 2 से 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूनी 30, फिर 3 से 3 पचे 15, यानी क्या आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो किस में है? 3 को 2 है, 3 को 2 है, और फिर एगो 3 एगो 5 है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है, तो 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो हम लोग फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसो इंटू मोसो। फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है? दो संख्या है, 306 गुना 657 बराबर होना चाहिए LCM। तो LCM तो कुछ नहीं है, तो x मान लेते हैं, इंटू HCF है 9। अब देखिए 9 को इस साइड ले आएंगे तो x उस साइड रह जाएगा। 9 को इस साइड ले आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे। तो कितना से कटेगा? 9 तिया 27 बचा 3, 9 चके 36, यानी यहाँ कितना बचा 657 गुना 34। 657 गुना हम लोग 34 करेंगे, तो गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आपका आएगा 22,338, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, 22,338 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 15 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF, चलिए हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 3 गुनी 5। 25 का होगा 5 गुना 5। तो मौसो क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, यानी क्या आया 5। 30 का मौसो हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है, यानी अद्वितीय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। आइए हम लोग फॉर्मूला जानते थे, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर कितना दिया हुआ है √2, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ये कितना दिया हुआ है? ये है 1/3। तो देखिए हम लोग ए को मिलाते हैं, नीचे वाला हर वाला का, हर यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है। तो 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3√2/3। यहाँ पे 1/3 तो है ही, यानी ए बराबर हो गया
3b बराबर हो गया -3√2 और c बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए ax² यानी क्या, a कितना है 3x² प्लस माइनस यहाँ पे b का मान -3√2 है, तो -3√2x प्लस c का मान हो जाएगा 1। अब देखिए किस ऑप्शन में है, 3x² -3√2x, 3x² -3√2x प्लस 1, यानी यह ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, -b/a। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अब देखिए px के शून्य ज्ञात करना है, यानी कि x में कितनी बार काटा गया है, तो ये x एक्सिस में एक बार भी नहीं काटा गया, यानी कि px के शून्यकों की संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 हो तो समीकरण युग्म क्या होगा। तो हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। तो इस तरह का जो सिचुएशन था, इस तरह का केसेस में हम लोग जानते थे इसका कोई हल नहीं होगा, और इसको एक तरीके से बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, ये समांतर रेखाएं होगा और समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, यानी संपाती होगा, प्रतिच्छेद करती रेखा होगा, समांतर होगा, लंबवत होगा। तो आइए इसको हम लोग पहले हल करते हैं। ठीक है, तो a1 बराबर कितना है, पहला समीकरण से a1 b1 और c1 मानेंगे। ठीक है, a1 यहाँ से a1 2 हो जाएगा, b1 -3 हो जाएगा, c1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है a2 b2 c2, तो a1/b1 बराबर हो जाएगा a1/b1 बराबर हो जाएगा 2/3। फिर देखिए b1/b2 बराबर हो जाएगा -3/4। फिर अगला है c1/c2 बराबर ये हो जाएगा 0/20, यानी a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 है, यानी एक भी बराबर नहीं है। तो हम पहला सिचुएशन देखेंगे a1/a2 बराबर है कि नहीं b1/b2, तो a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, क्योंकि ये 2/3 है, -3/4 है। इसका मतलब क्या है, ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं कहलाएगी। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि c के किस मान के लिए समीकरण युग्म 6x माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 का अनंत हल होगा। c के किस मान के लिए इसका अनंत हल होगा। तो अनंत हल कब होता है, जब रेखाएं संपाती होगी तो अनंत हल होगा। ठीक है, जब रेखाएं संपाती होगी तो अनंत हल होगा, और प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा तो अद्वितीय हल होगा, और समांतर रेखाएं होगी तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सी के किस मान के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि अनंत हल होने का क्या केसेस होना चाहिए, क्या सिचुएशन होना चाहिए, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2।
ठीक है। तो देखिए कि c के किस मान के लिए, तो सी एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, c/6 बराबर होना चाहिए -1/-2 बराबर होना चाहिए 4c1/c2 यानी कि 2/4 ये बराबर होना चाहिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यानी 1/2, ये भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए c/6 है तो कितना, नीचे 6 है तो ऊपर कितना होगा, 1/2 लाने के लिए ऊपर 3 होगा, तो 3 दूनी 6 कट जाएगा। यानी c के किस मान के लिए, यानी c का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, c का मान 3 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है कि समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हल क्या है। आइए इसको हल करते हैं, विलोपन विधि से इसको हल करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो। दोनों समीकरण में किसी x या y का मान निकालेंगे, फिर दूसरे समीकरण में पुट करेंगे तो आ जाएगा अपना, ठीक है। तो हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। अब देखिए हम लोग y टर्म्स को काटेंगे, तो यहाँ y समीकरण 2 में y का कोफिशिएंट 2 है और समीकरण 1 में y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2y बराबर 5 दूनी 10, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब समीकरण 2 को जैसे का तैसे रहने देना है, 3x प्लस 2y बराबर 4, इक्वेशन 4। अब क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 4 3 7x बराबर 10 4 14, x का मान निकालेंगे तो 14/7 यानी क्या 7 दूनी 14, x का मान हो जाएगा 2। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 10, तो x का मान रखेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, माइनस 2y बराबर ये हो जाएगा 10। अब उस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 10 माइनस 8 तो हो जाएगा 2, उस हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए y का मान क्या हो जाएगा, 2/-2, 2/-2, 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो गया -1, यानी x का मान आ गया 2 और y का -1, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। तो आइए इसमें भी क्या करना होगा, तो आपको एक यानी कि विलोपन विधि से इसको भी हल करते हैं, ठीक है। x प्लस वाई बराबर है 9, x माइनस वाई इक्वल टू है 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, आइए हो जाएगा 2x बराबर 9 1 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा कि 10/2, तो 2 पंचे 10, यानी x का मान आ गया 5। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण क्या है, एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x का मान रखेंगे 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ 4 इज द राइट आंसर। यानी क्या, x का मान 5, y का मान 4, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 5 और 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्म हम लोग जानते थे क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आइए पहले हमको एक एक करके हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं,
एक्स इंटू एक्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7। यहाँ एक्स स्क्वायर इस साइड भी, एक्स स्क्वायर इस साइड भी खत्म हो जाएगा। इस यानी क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म से खत्म हो गया, तो ये बहुपद होगा, ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो a प्लस बी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यानी क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो हो जाएगा 2x 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, बराबर के बाद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये भी खत्म, यानी क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी बी एक्स और सी टर्म्स रहे या ना रहे, लेकिन ए एक्स स्क्वायर यानी पहला टर्म्स जो है एक्स स्क्वायर का कॉपी एक्स स्क्वायर रहना ही चाहिए, तो ही द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। आइए अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी चेक करते हैं हम लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, अब बराबर की साइड क्या है 2 इंटू एक्स तो हो जाएगा 2x माइनस 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये प्लस 2x प्लस 2x, अब इस साइड जाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 2x फिर माइनस प्लस 1 है प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 2x खत्म हो जाएगा, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है, यानी इसका ऑप्शन सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि विविक्तर d इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल होंगे, वास्तविक होगा, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं है, अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वास्तविक और भिन्न होगा। ओके, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि d इक्वल टू 0 अगर होता तो वास्तविक होता और समान होता, और d इज़ लेस देन 0 होता, यानी कि d का मान अगर 0 से कम होता यानी माइनस में जाता तो ये क्या होता, वास्तविक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा असमान, या समान या वास्तविक नहीं। तो इसका पहले d का मान निकालेंगे, तो d बराबर होता क्या है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का मान 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 हो तो क्या होगा, मूलों की प्रकृति होगी, या 0 से ज़्यादा होगा तो भी मूलों की प्रकृति होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। ऑप्शन है ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या होगा। तो आइए पहले हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, उसके बाद x का कोफिशिएंट b हो जाएगा, और बाकी जो -1 है वो c हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान हो जाएगा -1, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस 4 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस 4, यानी इसका मान आ गया d बराबर आ गया 5। अगर d का मान 0 से ज़्यादा हो या 0 के बराबर हो तो ये हो गया वास्तविक, ठीक है, और 0 से कम हो यानी माइनस में अगर होगा तो वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, वास्तविक नहीं होगा। बट यहाँ पे d का मान 5 है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा समान। ओके,
आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। ऑप्शन बी, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक मूल होंगे, कब वास्तविक होता है? जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये होता है वास्तविक। यदि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तकरण क्या होगा? यानी कि d का मान क्या होगा? विविक्तकरण मतलब d का मान, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखिए a का मान हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा 3। तो d बराबर क्या होता है? विविक्तकरण बराबर b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो b का मान कितना है? b का मान है -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 4ac। 4 इंटू a का मान 1, तो 4 इंटू 1 4, इंटू c का मान 3 है, यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 3 ये हो जाएगा 1 माइनस 4 तिया 12, इसका मान आ गया -11, यानी क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा? मूल अगर समान होगा तो k का मान क्या होगा? यदि d का मान 0 के बराबर होगा तो क्या होगा कि मूल समान होगा। तो d बराबर होता क्या है? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अगर d का मान 0 अगर आ जाए तो मूल समान होगा। तो k के किस मान के लिए? चलिए b का मान क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान अभी कुछ नहीं है तो k है बराबर 0। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4k बराबर 0, यानी क्या? -4k बराबर हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा उस साइड तो हो जाएगा -16, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 4 से कटेगा 4 चौके 16, तो k का मान हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 मूल ज्ञात करें। अब इसका मूल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो मूल ज्ञात करते हैं हम लोग। मूल और शून्यक दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आप शून्यक ज्ञात करो या मूल ज्ञात करो, दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग। मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। मूल हमेशा 2 ही निकलता है, ठीक है। तो x² माइनस 5x प्लस 6, तो हम लोग 6 और x² का कोफिशिएंट उसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 6 को इस तरीके से तोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने पर बीच बनाना चाहिए, यानी -5x आना चाहिए। तो 6 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, 6 बराबर 2 इंटू 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन दोनों में अगर माइनस देंगे, -2 अब -3, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे? -5x, यानी x² माइनस 2x x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? x, तो ये क्या बचेगा? x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। एक बार देखिए, x माइनस 2 दो गो है, इसको एक साथ कर लिए और क्या बचा? x माइनस 3। एक बार x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 2, ठीक है। फिर x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, माइनस उस साइड जाएगा तो +3, यानी मूल क्या हो गया? 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2
3। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एपी में है? एपी में मतलब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी में है, जिसके बीच का अंतर समान हो, यानी डी जहाँ जहाँ सार्वंतर जिसका समान हो उसको बोलेंगे हम लोग एपी में है। तो 2 4, देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है 2 4 8 16, यानी कि 2 और 4 के बीच 2 का अंतर है, 4 और 8 के बीच 4 का अंतर है, यानी ये तो नहीं होगा एपी में। आइए 1 3 5 7, यहाँ पे 2 2 का अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एपी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? यानी कि A10 क्या होगा? 10वां पद मतलब क्या है? 10वां टर्म्स। A10 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 9D, यानी A प्लस A+9D, ठीक है। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n मेरा 10 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 10 में एक जाएगा तो 9D, A प्लस 9D। अगर A 11 निकालने बोलेंगे तो A प्लस 10D, A 12 निकालने बोलेंगे तो 12वां पद तो A प्लस 11D, यानी एक घटा के D से मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पे A क्या है? पहला पद हो जाएगा A प्लस 9 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, तो 2 में 7, अगर 2 में A2 माइनस A1, यानी 7 में 2 घटेगा तो ये हो जाएगा डी का मान 5, यानी कि 2 प्लस 9 बचे 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा? 47, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी? क्वेश्चन नंबर 23, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है? कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है, यानी कि n का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। ये एपी चैप्टर का होगा, ठीक है, ये एपी चैप्टर के नियम से ही बनेगा। यानी कि 2 अंकों वाले कितनी संख्या है? तो 3 3 9 3 चौके 12, यानी 12 से स्टार्ट होगा 2 अंकों वाले 3 से विभाजित होने का। 12 3 5 15 3 6 18 डॉट 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 डॉट, लास्ट में 99 तक जाएगा, है ना, 99 तक जाएगा जो 3 से विभाजित होगा, और भी 2 अंकों की संख्या। तो यानी A1 हो जाएगा 12, ठीक है, A2 हो जाएगा 15, यानी D का मान क्या हो जाएगा? D का मान A2 माइनस A1, यानी 15 माइनस 12, तो D का मान आ गया 3। उसके बाद AN, यानी अंतिम पद जो है AN बराबर 99, N का मान निकालना है कितनी संख्या है। फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान कितना है? 99 बराबर A का मान 12 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान है 3, ठीक है, यानी 99 बराबर 12 प्लस 3 से गुना करेंगे दोनों को, 3 ब्रैकेट के अंदर वाला जितना भी है 3n माइनस 3 हो जाएगा, यानी 12 में 3 गया 9, और ये 9 जब इस साइड आएगा तो 99 माइनस 9 बराबर इस साइड बचेगा 3n, यानी कि 90 बराबर 3n। अब इसको हल करेंगे कि 90/3 बराबर n, तो 3 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, यानी n का वैल्यू आ जाएगा 30, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नंबर 24 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, यानी 0 और 50 के बीच जितने भी विषम संख्या है सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले 0 और 50 के बीच कौन कौन विषम संख्या है? ये हो जाएगा 1, 3, 5, डॉट 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 49, ठीक है। अब an का मान 49 हो गया, a का मान 1 हो गया, a2 का मान 3 हो गया, तब an से हम लोग n का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, an से हम लोग n का मान निकाल लेते हैं। तो an का फॉर्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान कितना है? 49 बराबर a का मान 1 प्लस n का मान तो नहीं पता है, n माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 2, क्योंकि डी के बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी कि दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो ये हो जाएगा 2, 3 में एक जाएगा तो 2 हो जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। 49 बराबर 1 प्लस 2 से ब्रैकेट के अंदर जितना सब गुना होगा 2n माइनस 2, अब हो जाएगा ये
49 बराबर 1 माइनस 2 हो जाएगा -1 प्लस 2n। अब देखिए 49 के साथ आएगा 1 तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। 50 बराबर हो जाएगा 2n, तो n बराबर हो जाएगा 50/2। 25 बार में ये कट जाएगा, यानी n का वैल्यू आ गया n बराबर 25। अब Sn का वैल्यू निकालना था। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, अब देखिए n/2, n कितना है 25 है, 25/2 इंटू a का मान है 1 प्लस an का मान था 49, यानी ये हो जाएगा 25/2 गुना 49 और 1 हो जाएगा 50। ये 2 से कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 25 होता है 625, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 625। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 है, सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, संपाती होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? ये समरूप होते हैं। वृत्त जो है समरूप होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आकृति में यदि DE समानांतर BC, DB बराबर 2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.5 सेंटीमीटर तथा EC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AD का मान क्या होगा? आइए इसको हल करते हैं। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है AD/DB बराबर AE/EC। AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है, AD का मान कितना है? AD/DB, AD का मान तो निकालना है, तो ये हो जाएगा AD ही रहने दीजिए। AD/DB का मान है 2 बराबर AE का मान है 1.5 EC का मान है 3। ओके, तो आइए दशमलव के बाद 0 यहाँ पे देते हैं, ये दशमलव खत्म हो गया। 15 दूनी 30, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये बराबर के नीचे 2 और 2 खत्म हो जाएगा, यानी AD बराबर हो जाएगा 1, यानी AD का मान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? ओके, यानी क्या है कि दोनों त्रिभुजों का संगत कोण बराबर होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए, यानी तीनों कोण जिसका बराबर हो। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ABC और PQR, तो ABC सर्वांगसम हो जाएगा PQR, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो त्रिभुज का भुजा जो है संगत भुजा दिया हुआ है, उसका अनुपात 4:9 है। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। ठीक है, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। इस त्रिभुज में तो आपका आधार और ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, इस त्रिभुज में आपका सिर्फ एक भुजा दिया हुआ है। तो भुजा के केस में क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3/4 तो दोनों में कट ही जाएगा, तो भुजा स्क्वायर का ही रेशियो हो जाएगा, यानी कि 4 का रेशियो हो जाएगा 16, 9 का रेशियो हो जाएगा 81, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 16:81। ठीक है, क्योंकि पहला केस में भी आपका क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टे ये भी हो जाएगा √3/4 इंटू 9 का स्क्वायर, तो √3/4 तो खत्म ही हो जाएगा, यानी 4 चौके 16/9 में 81, यानी कि 16:81।
आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? आइए पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का भुजा, त्रिभुज की भुजा जो 2a है, यानी ये भी होगा 2a, ये भी होगा 2a और ये भी होगा 2a। अब इसका शीर्ष लंब की लंबाई याद करना है। ठीक है, ये शीर्ष लंब की लंबाई याद करना है, तो ये हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज में ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार और ये लंब। यानी लंब याद करना, शीर्ष लंब, ये आधार है, ये कर्ण है। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का ओवर रूट, यानी क्या 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, तो 2 दूना 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, इसका ओवर रूट, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। ये a स्क्वायर तो रूट से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर का जो रूट हो जाएगा a निकल जाएगा, बट ये √3 तो रहेगा ही, √3 a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर का हो जाएगा √a, यानी आंसर √3a, यानी ऑप्शन नंबर a इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कौन B का मान क्या होगा? आइए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। हमें तो पता नहीं कि फिगर कैसा होगा, ठीक है, बट फिर भी एक अंदाज से फिगर ड्रॉ करते हैं। ये है एक त्रिभुज, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। AB बराबर है 6√3, इसका मान है 6√3 और BC का मान है 6 और AC का मान है 12 सेंटीमीटर। एक चीज़ याद रखना है, ये आधार है ना, इसको आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये इसको A मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा a√3 और ये हो जाएगा 2a, यही ना। A बराबर 6 है तो a√3 यानी 6√3 और 2a मतलब 6 गुना 2 यानी कि 12। अगर ये केसेस अगर होता है, ठीक है, ये केसेस अगर होता है तो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज समकोण हो जाएगा ABC समकोण, यानी क्या एक कोण 90 डिग्री, यानी इसका कोण B जो होगा 90 डिग्री क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक जो है स्पर्श रेखाएं हो सकती है। सपोज दैट ये वृत्त है, ठीक है, ये हो जाएगा स्पर्श रेखा, ये भी हो जाएगा स्पर्श रेखा, ये भी हो जाएगा स्पर्श रेखा, यानी क्या एक वृत्त की अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? आइए इसको हल करते हैं हम लोग। एक वृत्त के केंद्र से, क्वेश्चन क्या है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से, ये एक वृत्त है, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु, हम लोग इसको P मान लेते हैं, और ये कितना है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा क्या होगा, वृत्त पर खींची गई, यही होगा स्पर्श रेखा की लंबाई, यह है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या, इसी को ज्ञात करना है, यानी ये हो जाएगा क्या 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, यानी ये 13 सेंटीमीटर। वृत्त की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, सॉरी, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अभी ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, इसको P माने, इसको Q माने, इसको R मान लेते हैं, यानी 13 सेंटीमीटर है ये, तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, विकर्ण या कर्ण कहलाती है। तो
हमको लंब याद करना है। लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का ओवर रूट, यानी क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, 13 का हो जाएगा 169 माइनस 12 का 144, इसका हो जाएगा रूट, घटाएंगे तो हो जाएगा 25, 25 का रूट हो जाएगा 5, यानी इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आइए सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये केंद्र है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा है की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q मान लीजिए यहाँ से है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, ये है Q, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, तथा Q की जो है केंद्र से दूरी ये है मेरा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी यही ये Q है, QRS मान लेते हैं, यानी कि इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि लंब ज्ञात करना है। ये कर्ण दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है, यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर का ओवर रूट। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर, ये है 576। ठीक है, इसका रूट 625 में 576 घटाएंगे, यानी 15 में 6 जाएगा 9, 11 में 7 जाएगा तो 4, इसका रूट हो जाएगा यानी 49 का रूट 7, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि दोनों वृत्त का एक ही केंद्र है। आइए हम लोग इसको पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, यानी एक 3 सेंटीमीटर वाला है और एक 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और दूसरे वाला का ये 5 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो आपको बताना है कि उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी क्या बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी ये स्पर्श करती है। ठीक है, यानी इस पूरे जीवा की लंबाई ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 5 हो गया और इस वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 है ना। अब क्या होगा कि ये कर्ण है, इस फिगर में क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई याद करना पहले, तो यहाँ से डबल कर देंगे तो पूरा जीवा की लंबाई याद हो जाएगी। ठीक है, तो यानी हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का ओवर रूट 25 माइनस 3 3 9 का ओवर रूट, यानी हो जाएगा 16 का रूट हो जाएगा 4, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 आ गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस जीवा की लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है। इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। ठीक है, वही थीटा बाय 360 डिग्री
बाय पाई आर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूला को रखना है। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, 60 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी क्या 6 इंटू 6, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 36 से 360 को कटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 10 से 60 को कटेंगे 10 छक्के 60, यानी क्या 22 गुना 6/7, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी 154/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/7। एक सेकेंड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो कहीं मिस, सॉरी यहाँ पे गुना हम लोग गलत किए हैं, है ना, यहाँ हम लोग गुना गलत किए हैं। ये क्या हो जाएगा 6 दूना 12, क्वेश्चन नंबर 39 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। ओके, तो फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 बाय 360 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर इंटू आर, 6 गुना 6। तो आइए इसको पहले काटते हैं, 0 से 0 खत्म, 6 छक्का 36 खत्म, फिर 6 से 6 खत्म, यानी 22 गुना 6/7, 6 दूना 12 के 2, हंसी रहा 1, 6 दूना 12 1 13/7, 6 दूना 12 के 2, हंसी रहा 1, 6 दूना 12 1 13, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, कि एक घोड़ा एक मैदान में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। आइए सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक घोड़ा एक मैदान में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, कोई घोड़ा है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ये 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, ये घोड़ा को यहाँ पे बांध दिया गया है 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से, ठीक है। ये क्या है 7 सेंटीमीटर। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा चर सकता है, तो इन सब जगह पे क्या करेगा घोड़ा चर सकता है, यानी कि वृत्ताकार एक क्षेत्र में चरेगा घोड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 गुना 22, 7 दूना 14 4, हंसे रहा 1, 7 दूना 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि सारा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।